नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, हम सभी लोग जब विवाह करने जाते हैं अपने परिवार में किसी सदस्य की, तो सबसे पहले कुंडली मिलान करते हैं और पंडित जी से यह विशेष तौर पे पूछते हैं कि पंडित जी कुंडली देख के बताइए, कहीं हमारा बच्चा मांगलिक तो नहीं। और पंडित जी देखते हैं कि मंगलदेव किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में होते हैं तो पंडित जी कह देते हैं कि भैया कुंडली तो आपकी मांगलिक है। लेकिन क्या यही नियम हर जगह लागू होते हैं? क्या यह हमेशा सही शब्द है कि यही स्थिति को देख करके बोल दिया जाए कि कुंडली मांगलिक है? यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर दोनों है। आप सभी जातक समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए इस विषय को आपके बीच में रखना जरूरी है। आप भी अपने घर के सदस्यों की कुंडली देखें और देख करके यह निर्धारित करें कि आपके सदस्य की कुंडली मांगलिक है या मांगलिक नहीं। इसके लिए हमने दो कुंडली लिया है, एक लड़के की कुंडली है और एक लड़की की कुंडली है। लड़की की कुंडली में और लड़के की कुंडली में मांगलिक दोष बना है। इनका यही एक प्रश्न विशेष था कि गुरुजी, हमने किसी पंडित जी से कुंडली मिलवाई है, उन्होंने कहा है कि यह विवाह नहीं हो सकता क्योंकि इसमें से एक कुंडली उच्च मांगलिक है और एक निम्न मांगलिक है, इसलिए यह विवाह करना ठीक नहीं रहेगा। वास्तव में सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम जानना चाहते हैं। आइए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं और आपको कुछ सामान्य से नियम बताते हैं जिसको आप भी आसानी से समझ के यह नियम अपने कुंडली पे लगा सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी या आपके किसी सदस्य की कुंडली मांगलिक है या मांगलिक नहीं। सबसे पहले लड़के की कुंडली देखते हैं। लड़के की कुंडली में मंगल देव लग्न में ही विराजमान है। हमने बताया कि मंगल देव यदि लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष लगता है। लेकिन एक नियम यह भी है कि मंगल देव प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में विराजमान हो, लेकिन उस भाव में मंगल देव अस्त हो जाए, वक्री हो जाए या नीच के हो जाए तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। जैसे इस कुंडली में आपने देखा, मंगल देव लग्न में ही कर्क राशि में विराजमान है, जो कि मंगल देव की नीच राशि है, इसलिए इस कुंडली में मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब दूसरी कुंडली में देखते हैं कि मंगल देव इस कुंडली में सातवें भाव में मकर राशि में विराजमान है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव में मंगल देव के आने से मांगलिक दोष लगता है। लेकिन दूसरा नियम यह है कि यदि मंगल देव प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अपने उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जैसे आपने इसमें देखा, सप्तम भाव में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, इसलिए इस कुंडली में भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अब अगर हम यह मान भी लें कि लड़के की कुंडली मांगलिक है, तो क्या किसी सामान्य जो कि मांगलिक कुंडली नहीं है उससे विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस नियम को बताते हैं। वैसे तो दोनों का मांगलिक दोष भंग हो जाता है, लेकिन हम मान लें कि यह कुंडली मांगलिक है। अगर कोई कुंडली मांगलिक हो, जो अपोजिट कुंडली है उसके यदि तीसरे भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में राहु देव,
मंगल देव या शनि देव विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष का हरण कर देते हैं या मांगलिक दोष समाप्त कर देते हैं। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कि यह कुंडली मांगलिक है और यह कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन राहु देव के 11वें भाव में विराजमान होने की वजह से यह कुंडली जो मांगलिक है, इस मांगलिक दोष का परिहार यह कुंडली कर देती है। तो आपने 3 नियम समझा। एक तो यह कि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल देव यदि लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, वह अस्त हो जाए, नीच के हो जाए या वक्री हो जाए। और क्या नियम आपने सुना? स्वगृही हो जाए, मतलब कि मंगल देव 1 या 8 नंबर की राशि पर विराजमान हो जाए या उच्च के हो जाए। वह 10 नंबर की राशि पर विराजमान हो जाते हैं तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। फिर आपने क्या समझा कि यदि कोई भी एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, लेकिन जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे भाव में, छठे भाव में या एकादश भाव में मंगल देव विराजमान हो, राहु देव विराजमान हो या शनि देव विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। अब अगले नियम को समझते हैं। चौथा नियम प्यारे दर्शकों यह है कि कोई भी कुंडली मांगलिक हो और बृहस्पति देव पूर्ण दृष्टि से मंगल देव को देखते हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जैसे लड़की की कुंडली को देखते हैं तो मंगल देव सप्तम भाव में है, बृहस्पति देव लग्न में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं, इसलिए यहाँ मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। पांचवा नियम यह है कि यदि किसी भी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में मकर राशि और अष्टम भाव में मीन राशि हो, मंगल देव या तो सप्तम भाव में विराजमान हो या तो अष्टम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में वह मकर राशि में या अष्टम भाव में वह मीन राशि में विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है। जैसे कर्क राशि जब आएगी तो सप्तम भाव में मकर राशि आएगी और अगर सिंह राशि आएगी तो अष्टम भाव में मीन राशि आएगी। तो सिंह लग्न में अष्टम भाव में यदि मंगल देव विराजमान है या कर्क राशि में यदि सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। हम छठे नियम की तरफ बढ़ते हैं। मंगल देव यदि चंद्रदेव के साथ हो, मंगल देव यदि शनि देव के साथ हो, मंगल देव यदि बृहस्पति देव के साथ हो और मांगलिक दोष बनता हो, जैसे कि मंगल देव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में यदि चंद्रदेव के साथ, बृहस्पति देव के साथ, शनि देव के साथ विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। इस प्रकार से कुछ सामान्य से 5-6 नियम हमने आपको बताए और यह साधारण सा नियम है। यह आप भी याद करके किसी भी पत्रिका को देख करके उसके मांगलिकता की स्थिति का पता कर सकते हैं। विषय छोटा लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण। आज समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ पत्रिका को लोग देख लेते हैं और रट रखे हैं कि मंगल देव लग्न में विराजमान है जी, चतुर्थ भाव में विराजमान है जी, सप्तम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव में विराजमान है या द्वादश भाव में विराजमान है। कुंडली तो मांगलिक हो गई, अब तो शादी सामान्य लड़की या लड़के से हो ही नहीं सकती। यह बिल्कुल गलत है। जब तक पूर्ण जानकारी न हो तब तक इतने आसानी से बोल देना गलत है। पूरी जानकारी ले करके ही बोलना सर्वदा उचित रहता है। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।